राष्ट्रीय नीतियों के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2014 से लेकर 2026 तक भारत में जो नीतियां बनी हैं, उनके सफर का एक बहुत ही दिलचस्प और गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक का सफर होगा, जहां हम समझेंगे कि एक देश का पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता है और ये नीतियां जमीनी स्तर पर क्या असर डालती हैं। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज की चर्चा को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आधुनिक शासन की नींव, दूसरा भौतिक ढांचे का निर्माण, तीसरा प्रत्यक्ष सहायता की ताकत, चौथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान और आखिर में बात करेंगे 2024 से 2026 तक के फ्यूचर होराइजन्स यानी भविष्य के क्षितिज की। भाग 1 आधुनिक शासन की नींव। यहाँ हम मुख्य रूप से 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों की तुलना करेंगे। जब भी हम आधुनिक गवर्नेंस की बात करते हैं तो अक्सर 2 अप्रोच सामने आती हैं। एक तरफ है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इनका पूरा फोकस लंबी अवधि के आर्थिक विकास, लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने और राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण पर होता है। जाहिर है, नई सड़कों या बंदरगाहों का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ होती है डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट यानी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता। इसका मकसद होता है तत्काल राहत देना, बिचौलियों को पूरी तरह हटाना और आम नागरिक को सीधे देश के वित्तीय सिस्टम से जोड़ना। एक वाकई सफल शासन व्यवस्था को इन दोनों ही पैमानों पर एक साथ और पूरे बैलेंस के साथ काम करना होता है। भाग 2 भौतिक ढांचे का निर्माण। चलिए समझते हैं कि मैक्रो लेवल पर देश का विकास कैसे तय होता है। अर्बन प्लानिंग यानी शहरी विकास को समझने के लिए इसे एक 3 लेयर केक की तरह सोचिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 25 जून 2015 को एक साथ 3 बड़ी योजनाएं लॉन्च की गईं। सबसे निचली परत या कह लें कि फाउंडेशन है अमृत योजना, जो 500 शहरों में पानी और सीवेज जैसी एकदम बुनियादी जरूरतें पूरी करती है। इसके ठीक ऊपर की मिडिल लेयर है पीएम आवास योजना, जिसका लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ घर बनाकर लोगों को एक पक्की छत देना था। और सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर है वो है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका सीधा सा उद्देश्य सिंगापुर जैसे देशों से प्रेरित होकर शहरों की इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना था, ताकि अलग अलग विभागों के चक्कर में बार बार सड़कों को खोदने की नौबत ही ना आए। ये वाकई एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का ये एक विचार बहुत गहराई लिए हुए है। आत्मा गांव की, सुविधाएं शहर के। इसका मुख्य लक्ष्य गांवों से शहरों की ओर जो बेतहाशा पलायन होता है उसे रोकना था। आइडिया ये था कि गांव के क्लस्टर्स को चुना जाए और वहीं पर शहर जैसी बुनियादी सुविधाएं, बढ़िया सड़कें और आर्थिक अवसर पैदा किए जाएं। अब जरा गवर्नेंस की एक बहुत ही आम समस्या को लीकी बकेट यानी छेद वाली बाल्टी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सरकारी बिजली कंपनी 100 रुपए में बिजली खरीदती है, लेकिन उसे दबाव के चलते 80 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और तो और ऊपर से 20 रुपए चोरी या खराब सिस्टम की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसी घाटे वाली दुकान आखिर कैसे चलेगी? इसी घाटे के जाल को तोड़ने के लिए उदय योजना लाई गई। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक ऐसा वित्तीय समझौता था जिसने इन सरकारी बिजली कंपनियों को भारी कर्ज से बाहर निकाला, ताकि देश में 24 घंटे बिजली मिल सके। नेशनल लॉजिस्टिक्स को रफ्तार देने के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला, सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसका पूरा फोकस पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर था, मतलब बंदरगाहों को रेलवे और सड़कों से सीधे जोड़ना, ताकि माल ढुलाई का खर्च और समय दोनों बच सकें। दूसरा था सेतु भारतम, जिसका लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से पूरी तरह मुक्त करना था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ सीमेंट और डामर की सड़कें बनाना नहीं था, बल्कि करोड़ों का ईंधन बचाना, ट्रैफिक की देरी खत्म करना और सबसे जरूरी मेड इन इंडिया सामानों को ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव बनाना था। भाग 3 प्रत्यक्ष सहायता की ताकत। अब हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर माइक्रो लेवल इंटरवेंशन की ओर बढ़ते हैं। अब एक बेहद दिलचस्प आंकड़े की बात करते हैं। 38 करोड़। फरवरी 2020 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 38 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले गए थे। ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। और सबसे अहम बात, ये केवल जीरो बैलेंस खाते नहीं थे, बल्कि इनके साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का सुरक्षा कवच भी एकदम फ्री जुड़ा था। इसी एक कदम ने देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बना दिया।
बैंक खातों के इसी नेटवर्क और डिजिटल इंडिया मिशन ने मिलकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। इसके मुख्य रूप से 3 चरण हैं। पहला, टेक्नोलॉजी के जरिए सही लाभार्थी की डिजिटल पहचान करना। दूसरा, लाल फीताशाही और बिचौलियों की पूरी तरह से छुट्टी करना। और तीसरा, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए जमा हो जाते हैं। भाग 4, हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान। यह हिस्सा लक्षित सामाजिक न्याय के बारे में है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सामने आता है। आखिर राष्ट्रीय नीतियाँ उन लोगों तक कैसे पहुँचती हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पूंजी और बड़े अवसरों से हमेशा दूर रखा गया? दरअसल ये केवल थोड़ी सी आर्थिक मदद देने का काम नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराने सिस्टम को बदलने और असली सामाजिक न्याय दिलाने का मुद्दा है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि कुछ योजनाएं सीधे तौर पर इन ऐतिहासिक रुकावटों को तोड़ती हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देती है। फिर है पीएम विश्वकर्मा, जो 13,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ बढ़ई और कुम्हार जैसे 18 पारंपरिक कारीगरों को बिना किसी गारंटी के लोन देती है। और पीएम उज्ज्वला योजना, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर महिलाओं को लकड़ी के खतरनाक धुएं से बचाती है। ये सब योजनाएं एक बात बिल्कुल साफ कर देती हैं, हमारे देश में असली समस्या कभी भी लोगों की प्रतिभा की नहीं थी, बल्कि संसाधनों तक उनकी पहुंच की थी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पीएम जनमन योजना के बजट में दिखता है। ये योजना विशेष रूप से उन जनजातीय समूहों के लिए है जो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है, जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। 24,104 करोड़ रुपए के इस कुल बजट में से 15,336 करोड़ केंद्र सरकार का है और 8,768 करोड़ राज्यों का हिस्सा है। इस मिशन में 9 अलग अलग मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि सिर्फ 3 सालों के अंदर इन सबसे कमजोर आबादी वाले वर्गों का तेजी से उत्थान किया जा सके। हेल्थकेयर के मोर्चे पर एक और आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, 10 करोड़। आयुष्मान भारत योजना ने देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल कवर दिया है। हम सब जानते हैं कि भारत में एक गंभीर बीमारी किसी भी परिवार को पीढ़ियों तक के लिए कर्ज और गरीबी में धकेल सकती है। ये योजना उसी अचानक आने वाली आर्थिक तबाही से एक बहुत बड़ा और मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है। भाग 5, भविष्य की क्षितिज 2024 से 2026 तक। अब हम युवाओं, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। युवाओं की सोच को बदलने के लिए, यानी उन्हें नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वाला बनाने के लिए पीएम मुद्रा योजना शुरू की गई। इस पहल के तहत छोटे उद्यमियों को उनकी जरूरत के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरीज में बिना गारंटी के लोन दिए जाते हैं। पहली है शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरी किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक। और तीसरी तरुण, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सच कहूं तो ये देश में नए और आत्मनिर्भर उद्यमियों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करने का एकदम सॉलिड ब्लूप्रिंट है। और अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे आज की नीतियां एक ही तीर से 2 निशाने लगा रही हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 78,000 करोड़ रुपए की एक विशाल पहल है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। इससे होगा क्या? परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे उनके बिल का बोझ कम होगा और साथ ही देश तेजी से स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ेगा। ये असल मायनों में एक विन विन सिचुएशन है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। जैसे जैसे भारत सिर्फ बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर अब ग्रीन एनर्जी और युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रहा है, तो सोचिए गवर्नेंस के अगले दशक की तस्वीर कैसी होगी। इन तमाम आंकड़ों और मजबूत नीतियों के आधार पर ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय नीतियों के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है।
आज हम 2014 से लेकर 2026 तक भारत में जो नीतियां बनी हैं, उनके सफर का एक बहुत ही दिलचस्प और गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक का सफर होगा, जहां हम समझेंगे कि एक देश का पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता है और ये नीतियां जमीनी स्तर पर क्या असर डालती हैं। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज की चर्चा को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आधुनिक शासन की नींव, दूसरा भौतिक ढांचे का निर्माण, तीसरा प्रत्यक्ष सहायता की ताकत, चौथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान और आखिर में बात करेंगे 2024 से 2026 तक के फ्यूचर होराइजन्स यानी भविष्य के क्षितिज की। भाग 1, आधुनिक शासन की नींव। यहाँ हम मुख्य रूप से 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों की तुलना करेंगे। जब भी हम आधुनिक गवर्नेंस की बात करते हैं तो अक्सर 2 अप्रोच सामने आती हैं। एक तरफ है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इनका पूरा फोकस लंबी अवधि के आर्थिक विकास, लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाने और राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण पर होता है। जाहिर है, नई सड़कों या बंदरगाहों का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ होती है डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट यानी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता। इसका मकसद होता है तत्काल राहत देना, बिचौलियों को पूरी तरह हटाना और आम नागरिक को सीधे देश के वित्तीय सिस्टम से जोड़ना। एक वाकई सफल शासन व्यवस्था को इन दोनों ही पैमानों पर एक साथ और पूरे बैलेंस के साथ काम करना होता है। भाग 2, भौतिक ढांचे का निर्माण। चलिए समझते हैं कि मैक्रो लेवल पर देश का विकास कैसे तय होता है। अर्बन प्लानिंग यानी शहरी विकास को समझने के लिए इसे एक 3 लेयर केक की तरह सोचिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 25 जून 2015 को एक साथ 3 बड़ी योजनाएं लॉन्च की गईं। सबसे निचली परत या कह लें कि फाउंडेशन है अमृत योजना, जो 500 शहरों में पानी और सीवेज जैसी एकदम बुनियादी जरूरतें पूरी करती है। इसके ठीक ऊपर की मिडिल लेयर है पीएम आवास योजना, जिसका लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ घर बनाकर लोगों को एक पक्की छत देना था। और सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर है वो है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका सीधा सा उद्देश्य सिंगापुर जैसे देशों से प्रेरित होकर शहरों की इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना था, ताकि अलग अलग विभागों के चक्कर में बार बार सड़कों को खोदने की नौबत ही ना आए। ये वाकई एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का ये एक विचार बहुत गहराई लिए हुए है। आत्मा गांव की, सुविधाएं शहर की। इसका मुख्य लक्ष्य गांवों से शहरों की ओर जो बेतहाशा पलायन होता है उसे रोकना था। आइडिया ये था कि गांव के क्लस्टर्स को चुना जाए और वहीं पर शहर जैसी बुनियादी सुविधाएं, बढ़िया सड़कें और आर्थिक अवसर पैदा किए जाएं। अब जरा गवर्नेंस की एक बहुत ही आम समस्या को लीकी बकेट यानी छेद वाली बाल्टी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सरकारी बिजली कंपनी 100 रुपए में बिजली खरीदती है, लेकिन उसे दबाव के चलते 80 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और तो और ऊपर से 20 रुपए चोरी या खराब सिस्टम की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसी घाटे वाली दुकान आखिर कैसे चलेगी? इसी घाटे के जाल को तोड़ने के लिए उदय योजना लाई गई। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक ऐसा वित्तीय समझौता था जिसने इन सरकारी बिजली कंपनियों को भारी कर्ज से बाहर निकाला, ताकि देश में 24 घंटे बिजली मिल सके। नेशनल लॉजिस्टिक्स को रफ्तार देने के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला, सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसका पूरा फोकस पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर था, मतलब बंदरगाहों को रेलवे और सड़कों से सीधे जोड़ना, ताकि माल ढुलाई का खर्च और समय दोनों बच सकें। दूसरा था सेतु भारतम, जिसका लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से पूरी तरह मुक्त करना था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका अंतिम उद्देश्य सिर्फ सीमेंट और डामर की सड़कें बनाना नहीं था, बल्कि करोड़ों का ईंधन बचाना, ट्रैफिक की देरी खत्म करना और सबसे जरूरी मेड इन इंडिया सामानों को ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव बनाना था। भाग 3, प्रत्यक्ष सहायता की ताकत। अब हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर माइक्रो लेवल इंटरवेंशन की ओर बढ़ते हैं। अब एक बेहद दिलचस्प आंकड़े की बात करते हैं। 38 करोड़। फरवरी 2020 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 38 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले गए थे। ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। और सबसे अहम बात, ये केवल जीरो बैलेंस खाते नहीं थे, बल्कि इनके साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का सुरक्षा कवच भी एकदम फ्री जुड़ा था। इसी एक कदम ने देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बना दिया।
बैंक खातों के इसी नेटवर्क और डिजिटल इंडिया मिशन ने मिलकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। इसके मुख्य रूप से 3 चरण हैं। पहला, टेक्नोलॉजी के जरिए सही लाभार्थी की डिजिटल पहचान करना। दूसरा, लाल फीताशाही और बिचौलियों की पूरी तरह से छुट्टी करना। और तीसरा, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए जमा हो जाते हैं। भाग 4, हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान। यह हिस्सा लक्षित सामाजिक न्याय के बारे में है। यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सामने आता है। आखिर राष्ट्रीय नीतियां उन लोगों तक कैसे पहुंचती हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पूंजी और बड़े अवसरों से हमेशा दूर रखा गया? दरअसल ये केवल थोड़ी सी आर्थिक मदद देने का काम नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराने सिस्टम को बदलने और असली सामाजिक न्याय दिलाने का मुद्दा है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि कुछ योजनाएं सीधे तौर पर इन ऐतिहासिक रुकावटों को तोड़ती हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देती है। फिर है पीएम विश्वकर्मा, जो 13,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ बढ़ई और कुम्हार जैसे 18 पारंपरिक कारीगरों को बिना किसी गारंटी के लोन देती है। और पीएम उज्ज्वला योजना, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर महिलाओं को लकड़ी के खतरनाक धुएं से बचाती है। ये सब योजनाएं एक बात बिल्कुल साफ कर देती हैं, हमारे देश में असली समस्या कभी भी लोगों की प्रतिभा की नहीं थी, बल्कि संसाधनों तक उनकी पहुंच की थी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पीएम जनमन योजना के बजट में दिखता है। ये योजना विशेष रूप से उन जनजातीय समूहों के लिए है जो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है, जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। 24,104 करोड़ रुपए के इस कुल बजट में से 15,336 करोड़ केंद्र सरकार का है और 8,768 करोड़ राज्यों का हिस्सा है। इस मिशन में 9 अलग-अलग मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि सिर्फ 3 सालों के अंदर इन सबसे कमजोर आबादी वाले वर्गों का तेजी से उत्थान किया जा सके। हेल्थ केयर के मोर्चे पर एक और आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, 10 करोड़। आयुष्मान भारत योजना ने देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल कवर दिया है। हम सब जानते हैं कि भारत में एक गंभीर बीमारी किसी भी परिवार को पीढ़ियों तक के लिए कर्ज और गरीबी में धकेल सकती है। ये योजना उसी अचानक आने वाली आर्थिक तबाही से एक बहुत बड़ा और मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है। भाग 5, भविष्य की क्षितिज 2024 से 2026 तक। अब हम युवाओं, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। युवाओं की सोच को बदलने के लिए, यानी उन्हें नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वाला बनाने के लिए पीएम मुद्रा योजना शुरू की गई। इस पहल के तहत छोटे उद्यमियों को उनकी जरूरत के हिसाब से 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बिना गारंटी के लोन दिए जाते हैं। पहली है शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरी किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक। और तीसरी तरुण, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सच कहूं तो ये देश में नए और आत्मनिर्भर उद्यमियों की एक पूरी पीढ़ी तैयार करने का एकदम सॉलिड ब्लूप्रिंट है। और अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे आज की नीतियां एक ही तीर से 2 निशाने लगा रही हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 78,000 करोड़ रुपए की एक विशाल पहल है। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। इससे होगा क्या? परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे उनके बिल का बोझ कम होगा और साथ ही देश तेजी से स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर भी बढ़ेगा। ये असल मायनों में एक विन विन सिचुएशन है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। जैसे जैसे भारत सिर्फ बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर अब ग्रीन एनर्जी और युवाओं की स्किल डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रहा है, तो सोचिए गवर्नेंस के अगले दशक की तस्वीर कैसी होगी। इन तमाम आंकड़ों और मजबूत नीतियों के आधार पर ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।